माँ शाम के 6 बज गए और बाबा अब तक नहीं आए। शायद कुछ काम में लगे होंगे वो। सपना अपनी माँ कावेरी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। थोड़े समय बाद सपना और कावेरी अपने मिट्टी के छोटे से घर में बैठे थे। तभी कावेरी का पति हरिया घर आता है और आते ही चारपाई पर लेट जाता है। बाबा क्या हुआ? क्या हुआ जी? माँ, बाबा को तो बहुत तेज बुखार है, इन्हें तो कमजोरी भी बहुत हो गई है। तभी दोनों हरिया को दवाई देकर सुला देते हैं। अगले दिन, कावेरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दिन घर में रहकर आराम कीजिए। नहीं कावेरी, बड़ी मुश्किल से मुझे इतना आसान काम मिला है। अगर ये काम चला गया तो इस बुढ़ापे में मुझसे हार्ड काम नहीं हो पाएंगे। बाबा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप वहाँ बैठना और मैं आपके बदले का काम कर लूंगी। तभी हरिया सपना को लेकर उसी गांव में एक बड़े से महल जैसे घर के बाहर आता है। ये 4 मंजिला इमारत बड़ा सा घर है जो पुराने जमाने की तरह डिजाइन किया हुआ है। इस घर के बाहर 15-20 गाड़ियां खड़ी थी। कई सारे नौकर चाकर थे। बाप रे, ये घर है या राजमहल? बाबा, आप यहाँ काम करते हो? हाँ बेटिया, ये पुश्तैनी खानदान का घर है। तभी दोनों उस बड़े से राजमहल में प्रवेश करते हैं तो अंदर से ये घर राजमहल से भी काफी सुंदर और आलीशान था। अंदर कुछ पुराने जमाने के सामान भी थे और कुछ नए दौर के भी। और सामने इस घर का मालिक नामचंद, उसकी पत्नी राजेश्वरी, 2 बेटे, 1 बहू, 3 बेटियां, एक बूढ़ी माँ शांति देवी थी। राजेश्वरी और उसकी बहू ने चांदी के मोतियों से भरी साड़ियां पहनी हुई थी और उन्होंने पुराने जमाने के काफी सुंदर सोने के जेवर पहने हुए थे। बाप रे, बाबा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। बिटिया, ये सेठ नामचंद जी का परिवार है। ये पुश्तैनी खानदान है। मैं यहाँ नौकर का काम करता हूँ। ये किसे लेकर आया है तू अपने साथ हरिया? तुझे पता है ना इस घर में बाहर के इंसानों को आने की अनुमति नहीं है। मालकिन, ये मेरी बेटी सपना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। मेरे बदले का काम ये कर लेगी यहाँ। तभी राजेश्वरी की बहू नेहा कहती है, अगर तबीयत खराब है तो घर जाकर आराम करो। चलो जाओ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। बहू जानी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? हरिया, तुम बैठकर आराम करो, तुम्हारे काम सपना कर लेगी। हरिया एक कोने में बैठ जाता है और सपना वहां सफाई करने लगती है। ये राजा महाराजाओं के खानदान की 4थी पीढ़ी का परिवार है जो कि काफी धनी है। अब सपना वहां की हर चीज को देखने लगती है। यहाँ की हर एक चीज की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। सपना कितनी सुंदर है और कितनी सादगी है इसमें। शाम का समय शांति देवी सपना को अपने कमरे में बुलाती है। सपना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दे। सपना शांति के पैर दबाने लगती है। तभी वहां एक नौकर आता है और वो शांति को अपने हाथ से सूप पिलाकर चला जाता है। फिर दूसरा आता है, वो उसे अपने हाथों से दवाई खिलाकर वहां से चला जाता है। ये देखकर सपना हैरान हो जाती है। बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम, तुम्हारा विवाह हो गया बेटा? नहीं मालकिन। थोड़े समय बाद सपना और हरिया बाहर आते हैं तो महल के बाहर दीवार के पीछे महल के 2 नौकर खड़े थे। अब देख, आज मैंने छोटे मालिक के कमरे से पूरे 2 लाख रुपए चुराए हैं। और मैंने छोटी मालकिन के कमरे से ये सारे सोने के जेवर चुराए हैं। आज भी हमें इतना माल मिल गया। दोनों की बातें सपना सुन लेती है। इन लोगों ने इन्हें रोजगार दिया और ये इन्हीं के घर चोरी करके इनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगले दिन शांति देवी के घर का रसोइया आज महल में नहीं आता। अब खाना क्या खाएंगे? कोई नहीं माँ, हम किसी होटल से खाना मंगवा लेते हैं। मालकिन, क्या मैं बना दूं सबके लिए खाना? बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये 2 कौड़ी की नौकरानी, अपना मुंह बंद कर। तुझे हमारे परिवार के मसले में बोलने का कोई अधिकार नहीं। नौकरों को जरा सी ढील क्या दे दो, ये तो सर पर ही बैठ जाते हैं। भाई, आप बाहर से खाना ऑर्डर कर दीजिए। नहीं विवान, सपना तुम जाकर रसोई में खाने की व्यवस्था करो। आज हम सब तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे। तभी सपना एक आलीशान रसोई घर में आती है और वहां अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सब महल के हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर सपना के हाथ का बना खाना खाते हैं। वाह सपना बेटा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। ऐसा खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। हाँ, खाना वाकई में स्वादिष्ट बना है। अब इसी तरह सपना रोज हरिया के साथ इस महल में आने लगी और यहाँ के काम करके शांति की रोज सेवा करने लगी। एक दिन हरिया अकेला शांति के महल में आता है।
हरिया, तेरी बेटी कहाँ है? मालकिन, हाँ मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, तो अब उसका क्या काम। दोपहर का समय सब रसोइया के हाथ का बना खाना खा रहे थे। उस सपना के हाथ में सच में जादू था, उसके खाने की बड़ी याद आ रही है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। शांति और कुछ लोगों को सपना की बहुत याद आती है। एक शाम शांति का छोटा पोता विवान शांति के कमरे में था। विवान बेटा, हमारी एक बात मानोगे? जी दादी माँ, कहिए ना। हरिया की बेटी सपना है ना, तुम उससे विवाह कर लो बेटा। क्या? पर दादी माँ, वो तो कितने गरीब हैं। बेटा, उस लड़की में एक बात है जो केवल हम देख सकते हैं। वो लड़की तुम्हारा जीवन बदल देगी बेटा। ठीक है दादी माँ, आपकी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। अब इस बात को सुनकर पूरे परिवार में तहलका मच जाता है। क्या वो 2 कौड़ी की नौकरानी हमारे खानदान की बहू बनेगी? नहीं माँ जी, ये हमारा अंतिम फैसला है। सपना ही इस घर की बहू बनेगी। इस परिवार में शांति देवी के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सपना और विवान का विवाह ऐसी धूमधाम से होता है कि पूरा गांव देखता रह जाता है। अगले दिन सपना अपने ससुराल में अपने आलीशान कमरे में खड़ी थी। उसने पुश्तैनी खानदान का रेशम और नगीनों का लहंगा पहना हुआ था और शरीर पर कई सारे सोने के वस्त्र पहन रखे थे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? तभी शांति देवी और विवान वहां आते हैं। विवान, हमारी बहू रानी को अपने इस महल की सैर करवाइए। तभी विवान सपना को अपने पूरे महल की सैर करवाता है। थोड़े समय बाद राजेश्वरी और नेहा सपना के पास आते हैं। 2 कौड़ी की नौकरानी इस घर के कुछ सदस्य भले ही तुझे यहाँ की बहू मानते हैं, पर हम तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानेंगे। चल जाओ और घर के काम कर। सपना हॉल में सफाई करने लगती है। अरे बहू रानी, तुम क्यों इस घर के काम कर रही हो? यहाँ परिवार के सदस्य काम नहीं करते। तुम जाकर कमरे में विश्राम करो। आज शाम को घर में पूजा का आयोजन किया गया है और उसमें तुम्हें हमारे खानदानी पुश्तैनी लहंगा पहनना होगा। वो लहंगा ऐसा है कि पूरे संसार में ऐसा कोई लहंगा नहीं है। रात का समय सपना अपने कमरे में थी। तभी राजेश्वरी के साथ एक नौकर सपना के कमरे में आता है। उस नौकर के हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसमें शांति देवी के खानदानी गहने थे। माँ जी ने कहा है पूजा में ये सारे गहने अच्छे से पहन कर आना। इतना कहकर राजेश्वरी बाहर चली जाती है। तभी सपना उन गहनों को देखती है जो कि काफी भारी और सोने के थे। कितने सुंदर गहने हैं ये। तभी शांति देवी अपने साथ थाली लेकर आती है जिस पर लाल कपड़ा ढका हुआ था। सपना बहू, इस परिवार की नई बहू शाही पूजा में इस परिवार का शाही पुश्तैनी लहंगा पहनती, इसलिए अब तुरंत इस लहंगे को पहनिए और जो बहू रानी ने तुम्हें हमारे पूर्वजों के शाही गहने लाकर दिए उन्हें भी पहनकर बाहर पूजा के लिए आ जाइए। जी दादी माँ। शांति वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद सपना अपने कमरे से बाहर आती है तो उसने एक सुंदर सा शाही लहंगा पहना हुआ था जो सोने के मोतियों से बना हुआ था और वो शाही गहने जिन्हें पहनकर सपना की सुंदरता को 4 चांद लग रहे थे। किसी की नजर ना लगे हमारी बहू रानी को। सपना सबके पास आती है। बाकी सबने भी कीमती लहंगे ड्रेस पहने हुए थे। कितना सुंदर लहंगा, ये पूरे सोने से बना हुआ। तभी सपना अपने हाथों से पूजा करती है जिसके बाद शांति देवी उसे पुश्तैनी बहू का हीरो का नेकलेस देती है। सपना बहू, अब सही मायनों में तुम इस परिवार की बहू बन चुकी हो। वहां कई सारे मेहमान भी आए हुए थे। सपना लोगों से मिलने में लगी थी। तभी नेहा चुपके से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और सपना का वो सोने का लहंगा फट जाता है। बहू, सब सपना को उठाते हैं अब अपने पुश्तैनी लहंगे को फटा हुआ देखकर। हमारा पुश्तैनी लहंगा फट गया। सपना बहू, तुम कुछ समय तक भी इस लहंगे की अच्छे से रक्षा नहीं कर सकती थी। तुम्हें पता है ना कितना बड़ा गुनाह हुआ तुमसे। दादी माँ, वो चुप रहिए। आज तक हमने इस लहंगे पर कभी आंच तक नहीं आने दिया और तुमने अपनी लापरवाही से लहंगे को फाड़ दिया। तुम इस पुश्तैनी परिवार की बहू कहलाने के लायक ही नहीं हो। शांति अपने कमरे में चली जाती है और सपना खूब रोती है। तुम जैसे गरीबों की औकात ही नहीं है शाही लहंगे को पहनने की। बड़ी आई थी पुश्तैनी खानदान का लहंगा पहनने वाली। रात का समय सपना और विवान अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी नेहा चुपके से उनके कमरे में आती है और टेबल पर पड़े वो खानदानी गहने उठाकर वहां से बाहर आती है। अब समझ आएगा दादी माँ को कि एक गरीब लड़की को क्यों इतने अमीर खानदान की बहू नहीं बनना चाहिए।
अगले दिन खानदानी गहने न मिलने पर सपना परेशान हो जाती है। कहाँ चले गए गहने? यही टेबल पर तो रखे थे मैंने। सपना, वो गहने हमारे पूर्वजों की निशानी है, तुरंत उन्हें ढूंढिए। तभी वहां सब आते हैं। बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहने? दादी माँ, वो गहने कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या दिखाई नहीं दे रहे मतलब? दादी माँ, वो गहने सपना ने यहाँ टेबल पर रखे थे और सवेरे जब उठकर देखा तो यहाँ गहने नहीं थे। बहू, वो गहने कोई मामूली गहने नहीं थे, वो हमारे पूर्वजों की निशानी है। देख लीजिए माँ जी, ये नतीजा होता है गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाने का। गरीब है ना, दुनिया बदल गई होगी इसकी, और इसने इतने महंगे कीमती गहने अपने माता पिता को भेज दिए होंगे। नहीं नहीं जेठानी जी, मैंने किसी को गहने नहीं दिए, मैंने रात में यही रखे थे गहने। बहू रानी, हमें लगा था तुम काफी समझदार हो, चीजों की कदर करना जानती हो, पर तुम इतनी लापरवाह हो ये हम नहीं जानते थे। शांति गुस्से में बाहर चली जाती है। ये देखकर सपना खूब रोती है। 2 दिन बाद सब घर में थे। तभी शांति अपने कमरे से 2 चांदी के सिक्कों से बने सुंदर से घाघरे लेकर आती है। राजेश्वरी बहू, अपनी दोनों बहुओं को ये शाही घाघरे दे दीजिए। ये भी हमारे पूर्वजों की निशानी है। जब इस घर की बहू पहली बार अनाथ आश्रम में भेंट देने जाती है तो इसे ही पहनकर जाती है। थोड़े समय बाद दोनों बहुएं चांदी के सिक्कों के बने घाघरों को पहनकर कीमती गाड़ियों में शांति देवी के साथ अनाथ आश्रम में आती हैं, जहां कई सारे अनाथ बच्चे और लोग थे। सपना बहू, हमने तुम्हें जो सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी, वो लाइए। सपना कार में आकर देखती है तो जहां सीट पर उसने सोने के सिक्कों से भरी थैली रखी थी, वो वहां थैली नहीं थी। अरे, वो थैली कहाँ गई? क्या हुआ सपना बहू? दादी माँ, वो थैली मैंने कार की सीट पर रखी थी और अब वो यहाँ नहीं है। क्या सपना बहू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? सपना जी, वो थैली हमने रास्ते में ही कार की खिड़की से बाहर फेंक दी थी। सब सपना को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कुछ दिन बाद नेहा 20 लाख रुपए की एक कार खरीदती है। नेहा बहू, हमारे पास पहले से ही काफी सारी गाड़ियां हैं ना, फिर नई गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ जी, खरीदने दीजिए ना, हमारे पास कौन से पैसों की कमी है। पर माँ जी, 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे फिजूल खर्च करते जाएं। तो अपना मुंह बंद रख। अगले दिन अभय अपने शौक की खातिर 15 लाख रुपए का घोड़ा लेकर आता है। शांति के परिवार वाले इसी तरह फिजूल खर्च में अपने लाखों रुपए उड़ा देते थे। घर की बेटियां दोस्तों को पार्टियों में लाखों रुपए बर्बाद कर देती थी। नेहा और राजेश्वरी 5-5 लाख रुपए की एक साड़ी पहनते थे और अभय विवान दोनों भाई जो एक कारोबार करते हैं, पर वो उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे। बस कीमती गाड़ियों में घूमना, दोस्तों से मौज मस्ती करना, यही सब करते थे। एक शाम, विवान, अभय, इस बार भी हमारी कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया? पिताजी, वो कितनी बार कहा है हमने तुम दोनों से कि कारोबार को अच्छे से संभालिए, उसमें ध्यान दीजिए, पर नहीं, तुम दोनों को तो बस ऐश का जीवन बिताना है। पिताजी, अब हो गया 1 करोड़ का नुकसान तो जाने दीजिए ना। ये कोई नई बात तो नहीं है, हर बार हमें कंपनी में घाटा मिलता आ रहा है। बेटा, पहले अपने दम पर 1 करोड़ कमा कर देखिए, फिर पता चलेगा कि 1 करोड़ किसे कहते हैं। दोनों भाई बाहर चले जाते हैं। बर्बादी ला रखे हैं सबने इस घर में। रात का समय, विवान सपना अपने कमरे में थे। विवान जी, आप कारोबार में सही से ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? इतना बड़ा नुकसान हर बार होना अच्छी बात नहीं है। अरे छोड़िए ना सपना, इतने से नुकसान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विवान बाहर चला जाता है। ये पैसों की कदर क्यों नहीं समझते? अगले दिन शांति देवी और सपना नेहा के कमरे में आते हैं तो उन्हें वो शाही गहने दिखाई देते हैं जो नेहा ने सपना के कमरे से चुराए थे। इसका मतलब वो गहने नेहा बहू ने चुराए थे? कुछ दिन बाद शांति देवी के घर एक अमीर आदमी कुछ आदमियों के साथ आता है। जी कहिए, कौन है आप? मेरा नाम सुखचंद है, मैं राजा बलराम के खानदान से हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मेरे पिताश्री से 200 करोड़ का कर्ज लिया था, जो उन्होंने अब तक नहीं लौटाया है। पर पिताश्री ने इस बारे में हमें कभी भी नहीं बताया। ये रहे पेपर, इसमें सारी बात साफ साफ लिखी है और नीचे तुम्हारे पिताश्री के हस्ताक्षर भी है। ये देखकर नामचंद और सब दंग रह जाते हैं। नामचंद? ये सच है माँ? फिर क्या था, सुखचंद 200 करोड़ के बदले नामचंद का घर, उसका सब कुछ उनसे छीन लेता है, जिसके बाद सब रास्ते पर आ जाते हैं। पिताश्री ने तो हमें रास्ते के भिखारी बना दिया है। पर दादी माँ,
दादाजी ने इतना कर्ज लिया ही क्यों? तुम्हारे दादाजी को जुआ की आदत थी बेटा। ये सुनकर सब खूब रोने लगते हैं। तभी सब एक छोटे से किराए के झोपड़ी घर में आते हैं। अब उनके पास शरीर के कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं था, न कोई जेवर, न पैसा, न सामान, न कुछ। जेठानी जी, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम मिट्टी का चूल्हा और कुछ बर्तन बना लेते हैं। मुझे ये सब नहीं आता। तो सीखिए बहू, अब जीवन में हमें यही सब करना है। तभी नेहा और सपना मिट्टी से बर्तन और चूल्हे बनाने लगते हैं। अब है विवान, दोनों बाहर जाकर कोई काम करो। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। अब दोनों भाई गांव में आते हैं तो उन्हें एक जगह मजदूरी का काम मिलता है, जहां वो बड़े बड़े पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है ये काम। भाई, करना तो पड़ेगा ही ना, वरना हम अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएंगे? दोनों भाइयों ने जीवन में कभी कोई काम किया ही नहीं था। शाम का समय, नेहा सपना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे थे। जब हमारे पास पैसा था तो हमने उसकी जरा सी भी कदर नहीं की, बस फिजूल पैसे उड़ाते रहे। अगर हम आज वही पैसा जमा करके रखते तो आज हमें इस तकलीफ में नहीं जीना पड़ता। इसीलिए हम कहते थे बहू कि घरेलू कार्य करने की भी आदत डालिए, क्योंकि जीवन में हर समय एक समान नहीं होता। जहाँ कल तक नौकर चाकर सबके काम करते थे और आज हम सब नौकर की तरह बन चुके हैं। सबको अपने अपने किए पर पछतावा होने लगता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। नेहा और उसके नंद को घर का काम करने में बहुत तकलीफ होने लगी। दोनों भाइयों को बाहर जाकर काम करने में बहुत तकलीफ होने लगी और बाकी सबको इस तरह गरीबी में जीवन बिताने में तकलीफ हो रही थी। एक शाम सब घर में थे। अबे बेटा, तुमने थोड़ा बहुत पैसा कहीं संभाल कर रखा था क्या? बेटा, इस परेशानी में नहीं जिया जा रहा है हमसे। काश कि मैंने कुछ पैसा बचा कर रखा होता माँ। अपनी जरूरत में मैंने बेवजह लाखों रुपए यूं ही उड़ा दिए। अगर वो पैसा आज मैं संभाल कर रखता तो वो हमारे इस बुरे समय में काम आता। मैंने भी बहुत फिजूल पैसा खर्च किया है, लाखों के कपड़ों में, करोड़ों की गाड़ियों में, दोस्तों में, पार्टियों में। काश कि हम वो सब फिजूल खर्च न करते तो आज हमारे ऊपर ये परेशानी कभी नहीं होती। सब अपने अपने किए को याद करके रो रहे थे। भगवान जी, बस एक बार हमें हमारा सब कुछ लौटा दीजिए। हम वचन देते हैं भगवान जी कि हम जीवन में कभी फालतू खर्चा नहीं करेंगे। बच्चों, चलिए हमारे साथ। शांति देवी सबको अपने महल में लेकर आती है। सुखचंद, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। सुखचंद और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। माँ, वो लोग कहाँ चले गए? वो सब अपने घर चले गए हैं। मतलब ये कि बहू रानी, तुम्हारे ससुर जी ने सुखचंद के पिता से कोई कर्ज नहीं लिया था। ये सब एक नाटक था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ, हम सपना बहू के साथ मिलकर तुम सबको सबक सिखाना चाहते थे। वो जो वसीयत सुखचंद ने दिखाई थी, वो झूठी वसीयत हमने ही बनाई थी। दादी माँ, ये सब लोग कितने फालतू खर्च कर रहे हैं, करना अच्छी बात नहीं है दादी माँ, वरना एक दिन सब बर्बाद हो जाएगा। और जेठानी जी को मुझसे क्या दुश्मनी है? वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? हम क्या करें बहू? दादी माँ, ये जीवन क्या है, पैसा क्या है, इन्हें इनका मोल दिखाना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। और फिर सपना के साथ मिलकर हमने एक खेल खेला ताकि तुम सबको यह एहसास हो सके कि अभी जो ऐशो आराम संपत्ति तुम्हारे पास है, अगर वो ना हो तो कैसा लगता है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। अगर तुम सबने अपने खर्च, ऐशो आराम का जीवन, आलस करना कम नहीं करना, ये सब आगे भी बंद नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जो दिन हमने तुम्हें नाटक करके दिखाए। पैसों की अहमियत को समझो बच्चों। ये सुनकर सब रोने लगते हैं। नाटक में ही सही, पर माँ आपने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। हम वचन देते हैं कि हम आज के बाद कभी फिजूल पैसा खर्च नहीं करेंगे। हाँ माँ, हमें नहीं बिताना है अब वैसा जीवन। हम आज से मेहनत करेंगे और हमेशा पैसों की बचत करेंगे। आज से हम ना कीमती कपड़े खरीदेंगे, ना कीमती सामान, ना पैसा खर्च करेंगे। और अब हमारे घर में कोई नौकर काम नहीं करेंगे। सारे काम हम खुद ईमानदारी से करेंगे। फिर क्या था,
एक गरीब लड़की की होशियारी से आज एक पुश्तैनी परिवार सही रास्ते पर आ गया। उसके बाद से सबने फिजूल खर्च करने बंद कर दिए और सब खुद से मेहनत से अपने काम करने लगते हैं और सारे नौकर चाकर सबको भगा देते हैं, जिसके बाद सब मेहनत करके पैसा बचाने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। गर्मी से पसीने पसीने होकर पूरा परिवार खाने की प्रतीक्षा में बैठे होते हैं। तभी रविंद्र प्रसाद बहुओं को आवाज लगाते हैं। अरे बहुओं, तब से तुम तीनों का खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। रोटी बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी बना रही हो? तीनों को काम पर से आई कितनी देर हो गई? तभी कलावती ससुर पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। अजी तुम नहीं सुधरोगे ना, जब देखो बेचारी बहू पर झिझकते रहते हो। कलावती, मुझसे तो तुम हाथ जुड़वा लो मगर कलेश मत करो। बोलता हूँ मैं बहुओं को, मगर मिर्ची तुमको लग जाती है। सास ससुर के बीच में खट्टा मीठा झगड़ा सुनकर रसोई में खाना बनाने में जुटी आशा, रीता, सुलेखा मुस्कुरा देती हैं। सासू माँ भी ससुर जी की सही डिमांड लगा कर रखती हैं। वो तो शुक्र है आशा जो सासू माँ हमारे पक्ष में बोल उठती, नहीं तो ससुर जी आए दिन हम बहुओं पर खाना लेट बनाने के चक्कर में दाना पानी लेकर चढ़ जाएं। पर सुलेखा जेठानी जी, इसमें हमारी भी क्या गलती है? जब पानी आने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी 7 तो कभी 7:30, आज तो सीधा 8:30 बजे पानी आया है। पानी भरने में ही 9 बज गए तो खाना बनने में लेट तो लगेगा। रीता, ये तो गनीमत समझो कि इतनी गर्मी के मौसम में भी नल में पानी आ रहा है, वरना पहले तो मई जून के महीने में बिल्कुल पानी नहीं आता था। जेठानी जी, बाकी चीजों के बगैर तो चल भी जाए, लेकिन गर्मी में पानी और हवा के बिना गुजारा ही नहीं है। थोड़ी देर में तीनों बहू रसोई पकाकर सबको खाना परोसती हैं। सब्जी रोटी सभी देखकर सुरेश गुस्सा करते हैं। अरे तुम तीनों रोज रोज ये क्या एक ही तरह की सब्जी रोटी बनाकर रख देती हो? ऊपर से एक तो सीताफल की सब्जी बनाई है, वो भी मसाले वाली रोटी के साथ, कैसी स्वाद की लगेगी? खाने को लेकर पतियों की चिक चिक देखकर सुलेखा भड़क कर जवाब देती है। अजी, आप तीनों भाई जो ला कर देंगे उसी में हम खाना पीना बनाएंगे। 2 टाइम की सब्जी खरीदने के लिए आप भाई लोग 50 रुपए देकर जाते हैं। गर्मी के चलते सब्जी के रेट में आग लगी पड़ी है। कोई भी सब्जी 20-25 रुपए से पाव के नीचे की नहीं है, लेकिन ये केवल सीताफल ही सबसे सस्ता था और सीताफल की सब्जी ठंडी और लाभकारी होती है। भाभी, आपका भाषण खत्म हो गया तो एक प्याज काट कर ले आओ और अचार रख दो, हम उसी से रोटी खा लेंगे। गर्मी के मौसम में मुझसे ये मसाले वाली सब्जी नहीं खाई जाएगी। बहुआ, कल से इन सबको प्याज रोटी परोस कर देना। मेरे तीनों बेटों की जीभ बिल्कुल बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जैसा है। ससुराल के सभी मर्दाने मुंह चढ़ाकर रूखी सूखी रोटी खाते हैं। तभी एक रोटी खाकर ससुर थाली से उठ जाते हैं। अरे बुढ़ऊ, ये 2 रोटी थाली में छोड़कर हाथ धो लिया, सटाकर तो उठते। मुफ्त में आ रहा है क्या? तुम्हारी तीनों बहू ने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया था कि एक रोटी खाकर ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। मेरा मुंह मत खुलवाओ कलावती। कितने दिन से कोयले पर का कुआं लिट्टी खाने का मन तरस रहा है, लेकिन बहुओं से बनाया नहीं जा रहा है। लिट्टी खाने के लिए इतना मन ललचा रहा है तो एक बोरी कोयला खरीद कर ला दो, बहुएं बनाकर खिला देंगी। माँ, फालतू में पैसा लगाकर कोयला खरीद कर लाने की क्या जरूरत है? वो ऊंचे वाली चट्टान पर कोयला ही कोयला है, हम वहाँ से ला देंगे कल। अगले दिन काम पर जाने के चक्कर में तीनों भाई बगैर कोयला लाए चले जाते हैं। वहीं पानी न आने के चलते तीनों बहुएं परेशान हो रही थी और आशा कहती है, कसम से आज तो पानी ने हद बचा कर रख दिया है। टूटी से एक बूंद भी पानी नहीं टपका। पूरी रसोई घर पर बिखरी पड़ी है। जूठे बर्तनों में भी मक्खी भिनभिना रही है। आशा, पानी का इंतजार करने के सिवा हम तीनों के पास कोई चारा भी तो नहीं है। सोचा था आज संडे आराम से बच्चों को नहलाकर कपड़े आदि धोकर निपटा लेंगे, ऊपर से इस गर्मी ने भी दम निकाल रखा है। ये पानी की प्रतीक्षा में व्यर्थ समय गंवाने से अच्छा है चलो चलकर चट्टान पर से कोयला ही लेकर आते हैं। तीनों बहू धधकती गर्मी में ऊंची चट्टान पर चल देती हैं। माँ, चाची, हमको भी अपने साथ ले चलो घुमाने के लिए। राजा बेटा, तुम दोनों चट्टान की चढ़ाई नहीं कर सकोगे और देखो बाहर कितनी चिलचिलाती धूप छाई है। माँ, पैदल पैदल चल लेंगे, ले चलो ना, घर में हमको गमस लगती है। जेठानी जी, ले चलते हैं बच्चों को, इनका भी मन बहल जाएगा। रेतीली लू और चिलचिलाती गर्मी में वो चट्टान की चढ़ाई करती है, जहाँ पथरीले सीढ़ीदार रास्ते पर हरी हरी घास लहलहा रही थी, जिसे देख आशा, मुझे तो देख कर ताज्जुब हो रहा है, इस पत्थरों के बीच हरी घास कैसे पनप गई है। तुम सबने एक चीज महसूस किया? जैसे जैसे हम चट्टान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, बर्फ जितनी ठंडक लग रही है। चट्टान के थोड़े ऊंचे सतह पर आकर बहुएं वहां की समतल बसावट देखती हैं, जहां कई प्रकार के खनिज पत्थर का रूप लिए हुए थे और एक संकरा गुफा सा बना था, जिसके चारों ओर
हरी हरी बेल लगी थी और कुछ पेड़ भी लगे हुए थे जो ठंडी ठंडी हवा प्रदान कर रहे थे। चट्टान पर का ठंडक भरा नजारा देखकर रीता अचंभा करती है। मुझे तो लगा था इस चट्टान पर सब कुछ एकदम सूखा बंजर होगा, मगर इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ कितनी ठंडक है। इस ठंडक के चलते ही तो जीव जंतु और पशु पक्षी ने अपना डेरा बना रखा है। ये कैसा पेड़ है? इस पर कुछ फल से लगे हैं। रीता थोड़े गौर से उस फल वाले पेड़ की शाखाओं को देखकर कहती है, जेठानी जी, ये जलपाई फल है। इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। तीनों बहुएं उस पानी वाले जलपाई फल को खाती हैं। तभी दोनों बच्चे नीम के पेड़ से टपके हुए पके फल चुनकर लाते हैं। मम्मी मम्मी ये देखो, हमको भी फल मिला है। छाया, ये मीठा फल नहीं है बल्कि नीम का फल है। इसे खाने से घमौरियां, फोड़े, फुंसी छूट जाते हैं। अगर तुम इसे खाओगी तो सारी घमौरी चुमंतर हो जाएगी। फिर तो मैं इसे जरूर खाऊंगी चाची। थोड़े से जलपाई के पानी वाले फल भी सबको खिलाने के लिए घर लेकर चलते हैं और ये नीम के पत्ते भी माँ जी को गर्मी से दाने निकल आते हैं, उन्हें लगा देंगे। चट्टान पर से गर्मी के लिए आवश्यक चीज जैसे कि जलपाई फल, हरी नीम के पत्ते, फल वगैरह लेकर बहुएं जाने लगती हैं। तभी उन्हें पानी गिरने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा है जैसे चट्टान पर कोई झील या झरना हो, पानी की आवाज है। जैसे ही तीनों गुफा के अंदर जाती हैं तो उन्हें जिंदा चट्टान में से दूध जैसा स्वच्छ साफ सुथरा पानी बहते दिखता है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। इस चट्टान पर पानी का झरना है। क्यों ना हम सब अब गर्मी के मौसम भर इस ठंडी चट्टान पर ही घर बसा लें। कम से कम दमकती गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। घर लौटकर तीनों बहुएं इस बारे में ससुराल वालों से बात करती हैं। उनका ये विचार सबको काफी पसंद आता है। वहीं जरूरत का सामान इकट्ठा करके पूरा परिवार उस ठंडे चट्टान पर आ जाता है जहाँ काफी तेज तरंगी पवन चल रही थी। आहा, कलावती, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जीते जी स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। इस चट्टान पर कितनी ठंडक है। मगर इस चट्टान पर घर कैसे टिकाएंगे? मिथिलेश, घर बनाने के लिए कितनी घास फैली है, इसी से हम छावनी बना लेंगे। पूरे ससुराल वाले जलती गर्मी में चट्टान को साफ करते हुए बहुएं जमी हुई काई को झरने से पानी ला ला कर साफ करती हैं। अब ये काई पूरी तरह से साफ हो गई है, बिल्कुल फिसलन नहीं है। चलो खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। इधर उधर से पत्थर जुटाकर बहुएं चूल्हा और रसोई का सामान रखने के लिए पत्थर से मसालेदानी बनाती हैं और वहीं तीनों घास का सुंदर घर बना लेते हैं जो कि अद्भुत लग रहा था। हमारा ठंडा चट्टान पर घास वाला घर कितना सुंदर है और यहाँ तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। शरीर भी चिपचिपा नहीं कर रहा है। मैं तो बाहर खटिया बिछाकर चट्टान की ठंडी खुली हवा में सोऊंगा। फिर तीनों बहुएं भोजन तलाशते हुए झरने में छोटी झींगा मच्छी देखती हैं जिससे वो सबको खिलाती हैं। वहीं धीरे धीरे ससुराल वाले गर्मी के मौसम में ठंडा चट्टान के रंग में ढल जाते हैं। वहीं चट्टान का थोड़ा उपजाऊ भाग देखकर उसे साफ करके ठंडी ठंडी खीरा ककड़ी और हरी साग सब्जी भी उपजाकर खाने पीने में इस्तेमाल करते